गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा के लिए। साथियों, अभी तक हमने 131 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे के बचे हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। 150 प्रश्न मुझे करवाने हैं ट्रांसफार्मर में, और जैसे ही ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, नए, ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और वो नया चैप्टर आपका डीसी मशीन होगा और डीसी मशीन के प्रश्नों पर हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। आइए हमारा आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 132 प्रश्न अभी तक मैंने करवा दिए हैं आपको। मेरा पहला प्रश्न जो है आज का, जो कि 132वां है, और ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। साथियों, गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिएगा। फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए और इस प्रश्न का आंसर बताइए। मुझे लगता है अभी तक इतने सारे प्रश्न हुए हैं, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके संपर्क में होगा और आप इसका जवाब देने में भी सक्षम होंगे। क्या होगा जवाब, बताइए जल्दी साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी भी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी। आप सब जानते हैं एफिशिएंसी मैक्सिमम तभी होती है जब आपकी क्या होगी, लॉसेस कम होंगी। क्या होगी साथियों, जब हमारी लॉसेस कम होंगी। तो निश्चित रूप से जब हमारी लॉसेस कम होंगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होंगी। और लॉसेस हमारी दो ही तरह की होती हैं, एक आपकी आयरन लॉस, दूसरी आपकी कॉपर लॉस। तो यहाँ पर जो है आपकी आयरन लॉस के बराबर जब कॉपर हो जाए तो स्वाभाविक है एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अजय जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाए, हमारे आयरन लॉस के बराबर हो जाए। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का अनुपात क्या है, 0.2 है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी के का मान क्या दे दिया, 0.2 दे दिया। प्राइमरी की जो ईएमएफ है यानी V1 उसका मान है 220 वोल्ट। साथ ही साथ कह रहा है सेकेंडरी का ईएमएफ आपका V2 क्या होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं के का क्या मैग्नीट्यूड होता है, V2 बाय V1। स्वाभाविक सी बात है, यहां से आप क्या करेंगे, अगर मुझे V2 निकालना है तो गणितीय रूप से हम के V1 करें, कोई दिक्कत तो नहीं। के का मान 0.2 है साथियों, और आपकी V1 कितनी है, 220 है। जस्ट सिंप्लीफाई करिए और मुझे मान बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। 0.2 इंटू 220, हाउ मच इट्स मैग्नीट्यूड डियर फ्रेंड। संतोष जी, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप हमारे निश्चित रूप से क्या करेंगे, हमारा जो कस्टमर नंबर है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप बात करेंगे। ठीक है, आप अपनी परेशानी हमारे हेल्प नंबर पर अगर करेंगे, वहां आप सूचना देंगे तो जरूर आपको मदद मिलेगी। आप हमारे एप्लीकेशन द प्लेटफॉर्म पर आपने अगर कोई कोर्स खरीदा है तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है, समझ गए। अगर आपने साहब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को खोलने के बाद वहां पर आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है। उस मोबाइल नंबर पर आप कम्युनिकेट करके आप अपनी परेशानी बताएंगे तो हमारी टीम निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। ठीक है, आइए, तो यहां पर आपका क्या हो गया, 44 आ गया। ध्यान दीजिएगा, 0.2 इंटू 220 तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का आया है 44, आइए देखते हैं जरा। बिल्कुल 220 44 आ रहा है। कैसे अजय जी आप 110 बता दिए, कितना आ रहा है, 44। 0.2 इंटू 220, 44। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का वाटमीटर का पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण धारा पर लघुपथ परीक्षण में 1600 वाट मिलता है, यानी ओपन सर्किट केस में, खुला परिपथ में। तो देख लीजिए, आप जानते हैं ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है साथियों, ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। तो मेरी आयरन लॉस का मान हो गया
900 वाट। ठीक है, उसके बाद हमारी शॉर्ट सर्किट से जो हमें वैल्यू आ रही है वो आपको क्या देती हैं, कॉपर लॉस देती हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस से जो वैल्यू आ रही हैं वो आपका 1600 वाट है। कितना है? 1600 वाट है। अब यहां पर गौर करिए, आपसे कह रहा है हाफ लोड पर आयरन लॉस कितना होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं हमारी आयरन लॉस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। क्या होती है साथियों? कांस्टेंट होती हैं। यह लोड पर निर्भर नहीं करती हैं। गांठ बांध लेना। क्या साहब? यह लोड पर नहीं डिपेंड करती हैं। क्या है साहब जी? यह लोड पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपके लोड पर जब ये डिपेंड ही नहीं करती हैं तो जितना आयरन लॉस पहले है हाफ लोड फुल लोड पर उतना ही अभी भी है। जितना आपका हाफ लोड पर होगा वह भी आपका क्या होगा? 900 वाट ही होगा। 1/4 आयरन लॉस 1/4 लोड पर भी क्या होगा? 900 वाट ही होगा। यानी इस तीनों में आपकी क्या होंगी, चाहे लोड का मान कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे आयरन लॉस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निसंदेह हमारी क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड आपकी 900 वाट ही होंगी। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहीं से एक छोटी सी जानकारी और समझ लीजिए आप। वो जानकारी ऐसी है साथियों कि अगर हम ऐसा करें कि अगर यही बात आपके कॉपर लॉस के बारे में कह दिया जाता तो कॉपर लॉस आपका क्या होता है, लोड पर डिपेंड करता है और ये क्या होती हैं, आई स्क्वायर के समानुपाती होती हैं। तो अगर जैसे यहाँ कह दिया है फुल लोड पर हमारी कॉपर लॉस कितनी है, 1600 वाट है। कितनी है? 1600 वाट। तो अब इसी को हम अगर कहें हाफ लोड पर फुल लोड का आधा होने पर, समझ गए, आपकी कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 1600। यानी आपकी फाइनल मैग्नीट्यूड क्या मिल गई? आपकी फाइनल मैग्नीट्यूड मिल गई साथियों निश्चित रूप से 1/4 इंटू 1600, यानी आपका 400 वाट हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे कॉपर लॉस के मान में क्या होता है, निसंदेह बदलाव होता है, लेकिन आयरन लॉस हमारी हर परिस्थिति में कांस्टेंट होती हैं। चाहे आपकी लोड क्या हो साहब, ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी लोड फुल रहे, हाफ रहे, 1/4 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉपर में फर्क पड़ता है। तो उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है। 250/3000 वोल्ट का 50 साइकिल प्रति सेकंड फेज का कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है और प्रति चक्र विद्युत वाहक बल कितना है उसका? 10 है। यानी पर टर्न ईएमएफ, ध्यान रखिएगा क्या है, पर टर्न ईएमएफ, प्रति चक्र ईएमएफ आपकी 10 वोल्ट है। यानी एक टर्न में 10 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। 250/3000, यानी आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि मेरी V1 का मान 250 दे दिया है और मेरी V2 का मान कितना दे दिया है, 3000 वोल्ट दे दिया है। आपसे कह रहा है कि आप N1 बताइए, N2 बताइए कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? आपसे कह रहा है कि N1 बताइए, N2 बताइए कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को देख करके हमें घबराना नहीं है और परेशान भी नहीं होना है। प्रश्न समान रूप से आपसे कह रहा है कि हमारे प्रति टर्न का वोल्टेज हमको दिया है और कितना है वोल्टेज टोटल वो भी मालूम है। एक टर्न का वोल्टेज जब आपको मालूम है और टोटल जो है वोल्टेज भी मालूम है, तो टोटल वोल्टेज में प्रति टर्न वोल्टेज को डिवाइड कर दें तो आराम से निकाल लेंगे। यानी आपकी जो रिलेशनशिप क्या होगी, E1/N1 इक्वल टू साथियों E2/N2, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या दे दिया है क्वेश्चन ने, 10 दे दिया है। तो अब आइए जल्दी से हम कर लें। मेरे पास जो है वोल्टेज का मान क्या हो गया, मैं यहां लिखता हूं V1/N1 दैट मस्ट बी इक्वल टू साथियों हाउ मच, 10। V1 का मान मेरा कितना है, 250/N1 इक्वल टू आपका 10। अब यहां से आइए N1 का मान हम क्या लिखें, N1 मेरी हो जाएगी 250/10 यानी 25। क्या हो गया, 25। अब ठीक इसी तरीके से जैसे पहला किया है वैसे ही दूसरा भी देखिए। आप क्या करेंगे, V2/N2 इक्वल टू कितना साथियों, 10। हमारे पास V2 कितना है, 3000 है, बाय हम N2 कर दिए,
इक्वल टू 10 लिखे। अब यहां से N2 का मान बताइए क्या हो जाएगा, 3000 बटा 10 हो जाएगा, यानी 300 होंगे, यानी 25 और 300। स्पष्ट है? आपको N1 कितना मिल गया 25 और N2 कितना मिल गया 300। तो 25 और 300 हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। सारे विद्यार्थी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, अपनी कॉपी कलम लेकर के ही 12 बजे बैठेंगे। ठीक है, जो भी छात्र हमसे लाइव जुड़े हैं और बाद में भी जो बच्चे जुड़ते हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर मशीन आपका सबसे टफेस्ट पोर्शन में से माना जाता है। ट्रेड में अगर आप कहीं कंफ्यूज और परेशान होते हैं तो मोस्टली आप इन्हीं चैप्टरों में होते हैं। तो हम मशीन की ही बीमारी दूर करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ करते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपसे, क्या कहा था कि सप्ताह में 3 महत्वपूर्ण दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार हम ट्रेड के साथ आपके बीच रहेंगे, और शुक्रवार, बृहस्पतिवार ये दोनों दिन हम किसके साथ रहेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ रहेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास होगी 12 से 1 में, उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आप सब जरूर जुड़िए और इन सारे परिचर्चाओं से बेनिफिट उठाइए, प्रश्नों पर पकड़ मजबूत कीजिए, और निश्चित रूप से आने वाली एएलपी, आने वाले पावर ग्रिड, आने वाले हमारी इसरो डिफरेंट जो एग्जामिनेशन है, सभी में आप निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिन भी छात्रों को हमारी ट्रेड की बैचेस से जुड़नी है, तो वो सबसे पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। वहां आने के बाद अगर ओनली ट्रेड पढ़ना है तो 4 से 5 PM में हमारी नई बैच आई है, और ऑनलाइन में लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। मुझे लगता है कुछ दिन में ये ऑफर समाप्त हो सकती हैं। मात्र 299 रुपए में कंप्लीट ट्रेड थ्योरी की क्लासेस यहां आपको मिलेंगी। बैच का नाम है संकल्प बैच। संकल्प बैच जो कि ट्रेड थ्योरी के लिए है, ये बेसिक बैच है, फाउंडेशन बैच है, 0 लेवल से इसमें हम पढ़ा रहे हैं, और अगले 5 महीने के भीतर इसको कंप्लीट भी होना है। आने वाली बड़ी वैकेंसी से पहले इसको निश्चित रूप से कंप्लीट होना है, मात्र 299 रुपए में। तो आप जुड़ सकते हैं, जितना मिनिमम संभव हो सकता है वो फीस हमने कर दिया है, और निसंदेह आपके लिए काफी फायदेमंद भी होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात, इसी को क्या कहा जाता है, कोल्ड। लुढ़काया मतलब रोल्ड, फिर आपका ग्रेन ओरिएंटेड, इसी का पूरा नाम क्या था साहब, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। हिंदी में कह रहे हैं ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात। इसका प्रयोग करते हैं तो जर्दा के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। दैट मींस एरिया ऑफ द कॉइल इज टेकन एज, यानी आप जब CRGOS का कोर ले रहे हो साथियों, तो हमने जो कॉइल इस पे लगाया है, तो हमारी कॉइल कितने स्पेस को कवर करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जल्दी से बताइए क्या आंसर दे सकते हैं। हाउ मच स्पेस दैट इट ऑक्युपाई डियर फ्रेंड, कितना स्पेस को यह कवर अप लेगा, क्या हो सकता है। व्हाट वाज द राइट आंसर, जल्दी बताइए विद्यार्थियों, आपका इंतजार है, आपके जवाब का इंतजार है। मैं देखता हूं कितने साहसी योद्धा हैं जो इस प्रश्न के जवाब को देने में सक्षम हो सकते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, कमेंट करिए, ताकि इससे मैं भी समझ पाऊंगा कि आप ट्रांसफार्मर के इस सेशन से कितना बेनिफिट उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम कोर के भीतर तो वाइंडिंग करेंगे नहीं, कोर के हम बाहर करेंगे। क्या करेंगे साहब, जब भी वाइंडिंग लपेटी जाती है कोर के ऊपरी हिस्से में लपेटी जाती है, और हमारे ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में वाइंडिंग लपेटी जाती है साथियों, आप जान लीजिए वह हिस्सा लिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंब कहलाता है। तो वर्टिकल भुजा हमारे ट्रांसफार्मर के कोर की जिस पर वाइंडिंग लपेटते हैं उसे लिंब कहते हैं। और आप सबको मैंने बताया है, कोर टाइप की अगर कंस्ट्रक्शन रहेगी तो उसमें सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है, यानी फ्लक्स को एक ही रास्ता मिलता है, और एक रास्ता यदि फ्लक्स को मिलता है तो वह आपकी सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एक उदाहरण होती है। तो दोस्तों यहां जो ऊपर से हमने लगाया है वाइंडिंग्स को, और ये वाइंडिंग हमारी सुपर इनामेल्ड कॉपर की वाइंडिंग होती है, उसकी वायर होती है जो कि कंप्लीटली इंसुलेटेड होती है निश्चित रूप से। और जो सबसे खासियत है कि ये आपस में भी शॉर्ट नहीं करती हैं। इसके माध्यम से, इसकी वजह से हमारे कोर का जो साहब आकार है वह 15 से 25% थोड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्या होता है,
15 से 25% बड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे छात्रों ने सही उत्तर दिया है। सुमन पटेल जी ने भी सही जवाब दिया है, जागेश्वरी कुमारी ने सही जवाब दिया है, अमित कुमार सिंह ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा साथियों। सुनील कुमार यादव ने भी सही जवाब दिया है, सुरुचि कुमारी ने भी सही जवाब दिया है। तो राइट आंसर इज 15 to 25%। चलिए एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं साथियों, हमारा जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट रुका हुआ था वो अब आरंभ हो गया है, और ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जिसमें 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन करवाएंगे। एवरीडे 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और तुरंत उसका डिस्कशन होगा। ऑफलाइन में RS 200 रुपए प्रति महीने के दर पर ये बैचेज हमारी आरंभ हो चुकी हैं, और इसका पहला टेस्ट कंडक्ट हो गया है। आप जुड़ना चाहते हैं तो बेहिचक जुड़ सकते हैं ऑफलाइन हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति मेन गेट पर जो हमारा सेंटर है वहां। समय है संध्या 6 से 7 PM के बीच में। 20 मिनट में 20 प्रश्न आपको बनाने हैं, और बचे 40 प्रश्न में मैं उसकी डिस्कशन करके उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको यह उपलब्ध है साथियों प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर नहीं। हमारी जितनी भी टेस्ट है, हर तरह की परीक्षाओं की टेस्ट कहां उपलब्ध है? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहां से आप इसको ले सकते हैं। आइए चलिए साहब ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम इफिशिएंसी पर काम कर रहा है तो उसकी आयरन लॉसेस वाट है, तो कॉपर लॉसेस क्या होगी? देखिए यहां पर एक छोटी सी डाटा मिस हो गई है। अगर आयरन लॉसेस कितनी दे दी गई हैं? अगर आयरन लॉसेस आपकी 500 वाट है, यहां पर डाटा थोड़ा मिसिंग है, आप सुधार लेंगे। ट्रांसफार्मर यदि मैक्सिमम इफिशिएंसी पे काम कर रहा है और आपको कह दिया है कि मेरी आयरन लॉसेस कितनी है, 500 वाट है, तो यहीं से कह रहा है मेरी कॉपर लॉसेस कितनी होंगी। तो आप सब जानते हैं मेरा आयरन जब कॉपर के बराबर होता है, मेरा आयरन जब कॉपर के बराबर होता है तभी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कॉपर को खींच करके आयरन के बराबर करेंगे, इसको वहां ले जाएंगे तो मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर हमेशा ज्यादा होता है आपके आयरन के बिहाफ में। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मेरी पीआई जब 500 है तो मेरी पीसीयू भी क्या हो जाएगी, 500 ही हो जाएगी। राइट आंसर किसको ले लें हम? बी ले लें। बिल्कुल विद्यार्थी जी, पंकज कुमार ने भी सही जवाब दिया है ना। निश्चित निश्चित आप सभी का जवाब जब एकदम करेक्ट आता है तो मुझे भी बड़ी ताजगी आ जाती है, खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। मैं जो प्रयास कर रहा हूं उसका कहीं न कहीं बेनिफिट आपको मिल रहा है निश्चित रूप से साथियों। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि आप मशीन को मजबूत कर पाए, मशीन में जो आपकी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएं। आइए अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितनी है? 6 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज हमारा क्या है, V1 110 है और V2 मेरी क्या है, 25 है, तो साथियों आपसे कह रहा है N1 बराबर क्या होगा, N2 बराबर क्या होगा। दे दिया है कि वोल्टर्न कह रहा है कि प्रति वोल्ट फेरा, 1 वोल्ट पर कितना फेरा है साहब? 6 है। बताइए 1 वोल्ट पे कितना फेरा है जी? 6 है। अब इसमें कैसे क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, दिमाग लगाइए जरा सा। व्हाट यू राइट हियर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है, निश्चित रूप से हम जानते हैं। क्या कर लेंगे विद्यार्थी जी, आपको रिलेशन मालूम था, क्या मालूम था? E1 बाय N1 इक्वल टू हमारी क्या होती है, पर टर्न वोल्टेज। तो यहां क्या कर रहा है, प्रति वोल्ट फेरों की संख्या, या फेरों की संख्या ही दे दिया है 6, है ना। तो आप क्या करते थे, जब यहां पर आपको वोल्टेज देता था तो आप E1 बटा ये वोल्टेज करते थे। अब की बार क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी स्वाभाविक सी बात है आप N1 का मान क्या लिखेंगे, लिखेंगे साहब प्रति वोल्ट फेरों की संख्या, प्रति वोल्ट फेरों की संख्या, प्रति वोल्ट फेरों की संख्या, गुना कर देंगे कितनी, टोटल वोल्टेज कितना कर देंगे, वोल्टेज जो आपका है प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज। तो आइए जरा कर दें हम लोग, क्या है मेरे पास, प्रति वोल्ट फेरों की संख्या है 6 और आपके पास टोटल हमारी क्या है वोल्टेज प्राइमरी की 110, क्या हो जाएगा 660 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 660। उसके बाद इसी तरह से N2 अगर हम करें तो बिल्कुल यहां क्या करेंगे साथियों, आपका प्रति वोल्ट फेरों की संख्या आपकी 6 और टोटल वोल्टेज 25, यानी स्पष्ट बता दीजिए कितना हो गया 150 हो गया। यानी आपका आंसर जो मिल रहा है वह 660 एंड 150 मिल रहा है। इसलिए हम सही उत्तर किसको लगाएंगे टिक जी, ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। राइट आंसर इज व्हिच वन, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब दिया है छात्रों आप सभी लोगों ने, निश्चित रूप से विनय कुमार सिंह साहब एकदम करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? आप सब जानते हैं K बराबर N2 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय V1 इक्वल टू E2 बाय E1 इक्वल टू I1 बाय I2। देख लीजिए I2 बाय I1 है, ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। आपका B होगा और C होगा, तो राइट आंसर आपका B और C है। तो आंसर हम क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। आपका N2 बाय N1 और V2 बाय V1 ये दोनों हमारी क्या होंगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं छात्रों आप लोग। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पावर ट्रांसफर की केवीए क्षमता के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, जल्दी बताइए। हमारे पावर ट्रांसफर जब भी होती हैं आप सब जानते हैं पावर ट्रांसफर 500 केवीए से ऊपर की ही होती हैं। तो सबसे पहले इस पर यदि आ जाए तो ये 10 केवीए गलत है, 5 केवीए गलत है। अब यहाँ 5000 केवीए से 50,000 केवीए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो सुटेबली मेरा कौन है, 20 से लेकर के 2000 से लेकर के 20,000 केवीए, तो 500 से थोड़ा ज्यादा ही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीजीसीआईएल का टेस्ट दीजिए सर। सुनील कुमार यादव जी, आपके ही आदेश पर हमने शुरू तो कर दिया है टेस्ट, आपका आगमन नहीं हो रहा है, चिंता मत करिए। जो क्वेश्चन हमने दिया है वो आपको पीजीसीआईएल ही नहीं देश के सभी परीक्षा में बहुत फायदा पहुंचाएगा, और बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार क्वेश्चन हमने दिया है टेस्ट में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीजीसीआईएल हो या पंजाब पावर हो या इसरो हो या एएलपी हो या बिहार हो, हर तरह की परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको काम आने वाला है, और काफी जोरदार क्वेश्चन हमने इस बार सेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हम लोग ये बता दें आपको कि 20 दिसंबर से ही यानी कल से ही हमने ऑफलाइन टेस्ट आरंभ कर दिया है हमारे बाजार समिति सेंटर पर, मेन गेट पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ठीक है, वहां ये टेस्ट आरंभ हो गई हैं शाम 6 से 7 के बीच में। मिसलेनियस क्वेश्चन का 20 टेस्ट जो आपके कई सारे परीक्षाओं में काम आएगा, रामबाण साबित होगा साथियों। जबरदस्त क्वेश्चन का संकलन है, और ये क्वेश्चन सब बिल्कुल नए तरह के हैं, जिस क्वेश्चंस में आपको आनंद भी आएगा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। तो आप जरूर जुड़ें, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, उसके तरफ आते हैं। अगला सेट हम देखते हैं मेरा क्या है। अगले सेट की ओर आइए साथियों। 140 प्रश्नों को हम लोगों ने निश्चित रूप से क्या किया है, पहुंच गए हैं, और हमारे अगले सेट का ये पहला प्रश्न 141वां प्रश्न, ये देखिए क्या है 141वां प्रश्न। दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को देना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को व्यक्त कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को क्या कर रहा है साथियों, व्यक्त कर रहा है। जल्दी बताइए विद्यार्थी जी, बहुत मजेदार प्रश्न है। विद्यार्थियों लौटिए, बताइए जल्दी, व्हिच वन इज राइट आंसर। साथियों ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आप एक छोटी सी बात को समझिएगा, ट्रांसफार्मर में नेचुरली जब हम वोल्टेज रेगुलेशन को कंसीडर करते हैं तो हम यहां पर क्या लेते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। अब बटा आपकी क्या हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से नो लोड वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग
नो लोड को कंसीडर कर लेते हैं, और जब भी हमारी रोटेटिंग मशीन आती है वहां हम फुल लोड को कंसीडर करते हैं। तो इस आधार पर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी सही माना जाएगा। क्या होगा साथियों, सी, क्योंकि ये आपकी क्या है, डाउन रेगुलेशन है। क्या है साहब, ये आपकी डाउन रेगुलेशन है, और डाउन रेगुलेशन ही आपकी बेहतर रेगुलेशन होती है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते वोल्टेज रेगुलेशन मेरा ज्यादा हो। हम हमेशा चाहते हैं VR का मान जितना कम हो उतना अच्छा है, हमारी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन उतना ही कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। साहब, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। एयर ब्लास्ट कूलिंग, ठीक है, एयर ब्लास्ट कूलिंग, हवा के झोंके के साथ कूलिंग करना। आप सब जानते हैं ट्रांसफार्मर को कूल करना हमारा पहला नैतिक कर्तव्य होता है, क्योंकि हम इस बात को लेकर के आश्वस्त रहना चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में किसी भी कीमत पर 90 से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम हम 100 बहुत हो गया, तो हम 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। इस कारण से अंदर जो आपने ऑयल इस्तेमाल किया है उस ऑयल को आप चाहते हैं साहब क्या रहे, ठंडा भी रहे, और इंसुलेशन भी उसका क्या हो, बिल्कुल ही साथियों ना घटे, इंसुलेशन भी जबरदस्त रहे, ताकि हमारी कहीं से भी कोई शॉर्ट सर्किट या किसी तरह की फॉल्ट होने की संभावना ना बने। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वो निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट के कारण ही आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों, यहां पर कह रहा है एयर ब्लास्ट कूलिंग, हवा के झोंके के माध्यम से तब ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, चारों ओर से पंखा लगा करके फिर उसको हवा देना ताकि उसकी बॉडी ठंडी रहे। हमारे निश्चित स्वाभाविक रूप से जो आपका साहब क्या है, टैंक है हमारे ट्रांसफार्मर का, उस टैंक को हम हवा का झोंका देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1000 kVA से ऊपर वाले में क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग का साथियों इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज 1000 kVA। क्या होगा विद्यार्थी, 1000 kVA में एयर ब्लास्ट का यूज करते हैं। 500 kVA से ऊपर में हम लोग बुकोज रिले लगाते हैं। क्या करते हैं, बुकोज रिले लगाते हैं 500 से ऊपर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलिए, ऑयल में हम लोग 500 kVA निश्चित रूप से, और बुकोज रिले भी 500 से ऊपर में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। नेचुरल रहता तो वह आपका 5 kVA से ऊपर कोई भी है वह नेचुरल एयर कूलिंग है आपका, ठीक है। तो 1000 से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, याद रखिए साथियों, एयर ब्लास्ट का इस्तेमाल करेंगे, पंखा लगा के बाहर से हवा देने का काम करेंगे। और नॉर्मली ऐसी व्यवस्था किसके साथ होती है, आपका पावर ट्रांसफार्मर जो कहां पर है, आपके सब स्टेशन में है, वैसे जगहों पर ऐसी व्यवस्था होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पर पूरी दक्षता से काम कर रहा है, उसकी कॉपर लॉसेस 1600 है। देखिए क्वेश्चन टकरा ही गया, आपका कॉपर लॉसेस 1600 वाट आपको दे ही दिया है, हाफ लोड पर क्या होंगी। आप जानते हैं ये जो कॉपर लॉस है ये आपका क्या है, फुल लोड पर है। अब हाफ लोड अगर आप करिएगा कॉपर लॉस का 1/2 लोड पर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपकी कॉपर लॉस I² की समानुपाती होती हैं। तो हम यहाँ 1/2 का स्क्वायर इंटू टोटल लोड आपका 1600 है, ऐसा हमें करना है। और फिर हमारी क्या होगी 1/4 इंटू 1600। आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिल गया, निश्चित रूप से साथियों 400 वाट मिल गया। उत्तर हम किसको देंगे, बी नंबर को देंगे। उत्तर किसे कंसीडर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अजय यादव जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी कोई रोटेटिंग मशीन होती है, देखिए बहुत जगह बच्चे इसी बात को लेकर कंट्राडिक्टेड होते हैं, परेशान होते हैं। हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन होती हैं स्पेशली जनरली वो नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड ही हुआ करती हैं। क्या होती हैं, नो माइनस फुल बटा फुल ही होती हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में हमारा चॉइस क्या होता है, डाउन रेगुलेशन होता है। और डाउन रेगुलेशन का मतलब है बहुत कम मान होना, ठीक है। क्या होना, बहुत कम मान होना। और बहुत कम मान जब हम रखते हैं ट्रांसफार्मर का, तभी तो आपका पूरा सिस्टम स्टेबल रहेगा और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन कम से कम होगी। इसीलिए इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर नो माइनस फुल, अब बटा क्या करना है, नो।
अब बाकी रोटेटिंग मशीन अगर हो जाए, अगर आप अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में जो रेगुलेशन है वहां पर आप चाहकर भी उसको डाउन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। उस केस में आपका नो लोड माइनस फुल लोड बटा क्या हो जाता है, फुल लोड। और नेचुरली आप जानते हैं कि नो लोड का मान हमेशा फुल लोड से क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर नो लोड का मान आपका नीचे है, यदि आपका क्या है साहब, नीचे हमारे हर में क्या है, मान कम है, तो निसंदेह आपकी जो कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अधिक हो जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, राइट आंसर इसका 400 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये मिशन एलपी का हमारा नया बैच है जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्रों के लिए है। ये बैच आपकी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर उपलब्ध है। ऑफलाइन में भी यह बैच 2 टाइम पे चलती हैं। बाजार समिति सेंटर पर साथियों कब चलती हैं, तो सुबह 8 से 1 के बीच में भिगना पारी सेंटर पर 26 तारीख से आरंभ हो रही हैं। बाजार समिति सेंटर पर रनिंग बैचेज है मिशन एलपी 12 से 5 के बीच में। आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बल दे सकते हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के कंप्लीट प्रश्नों का, कंप्लीट सिलेबस का यहां संकलन और उसकी डिटेल स्टडी आपको करवाई जाएगी जो अपने समय पर पूरी होगी। आइए अगला बड़ा मजेदार प्रश्न कह रहा है, ट्रांसफर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में कौन सी बातें सही हैं, जरा विचार करिए। कह रहा है ट्रांसफर को एक ही आवृत्ति पर चलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोनों में से मुझे सोचकर बताइए, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में क्या हो साथियों, हम कभी यह नहीं चाहेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की समस्या हो। और पैरेलल ऑपरेशन जो करते हैं वह 2-3 इसका मुख्य पर्पस होता है। सबसे पहला तो बढ़े हुए लोड को मैनेज करना, दूसरा सप्लाई की कंटिन्यूटी को क्या करना, बढ़ाना, और तीसरा सिस्टम की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करना। ये 3 फायदे हमें मिलते हैं पैरेलल ऑपरेशन से। और पैरेलल ऑपरेशन हम यूं ही नहीं कर सकते, उसके लिए हम कई सारी शर्तों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। उन्हीं शर्तों में से यहां देख लीजिए, ट्रांसफार्मर को क्या होना है, एक ही सेम फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाहिए। ऐसा नहीं ये ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर, वो 60 पर, वो 25 पर, ऐसे करेंगे तो पैरेलल ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और वोल्टेज रेटिंग भी अगर एक जैसी है तो ये बहुत ही उत्तम होता है, हमारे लिए डिजायरेबल है, हम इसका चॉइस भी करते हैं। इसीलिए साहब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्यार्थी जी नीरज वर्मा जी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की कल मैं क्लासेस आपके इसी चैनल पर 12 से 1 के बीच में लूंगा। और मैं अभी प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में, खास करके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से, उसी पर हम आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए अगला प्रश्न कह रहा, आदर्श रेगुलेशन वाली जो सप्लाई है उसमें क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आदर्श रेगुलेशन वाली जो सप्लाई है उसमें ध्यान दीजिएगा क्या होता है। बिल्कुल दीपक पटेल साहब, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, बाजार समिति सेंटर पर 6 से 7 में चल रहा है, आप आ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। यस दोस्तों, इसमें ऐसा है, कह रहा है कि आइडियल रेगुलेशन हमारी क्या होती है। आइडियल रेगुलेशन तो वही होगा जब नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज के बराबर होगा, कहीं भी वोल्टेज की कोई इच्छा नहीं होगी, और जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वही मिल रही होगी, यानी जीरो होगी। साहब क्या हो जाएगी, जीरो। यानी आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जब मेरा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा साहब, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसी जो परिस्थिति आएगी साथियों, उस परिस्थिति को हम बेहतर मानेंगे, आइडियल मानेंगे, और ऐसा करने पर जीरो रेगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी आपका नो लोड भी फुल लोड भी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए छात्रों। यह सीरीज आपको कितना पसंद आ रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज ट्रांसफॉर्मर को हम लोग छुट्टी करने वाले हैं और मंडे से हम लोग डीसी मशीन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे करवा दिए। ठीक है, ये क्लासेस 12 से 1 के बीच में चलती हैं। ट्रांसफॉर्मर अब समापन की ओर है। हम लोग अब नेक्स्ट मंडे से क्या करेंगे, डीसी मशीन के प्रश्नों की ओर परिचर्चा को बढ़ाएंगे। फिर ऐसे ही करके अल्टरनेटर, फिर जाकर के सिंक्रोनस मोटर, फिर जाकर के आपकी क्या होंगी साथियों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले मशीन का पूरा हम कवर कर लेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अब फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और हम कल फ्राइडे की क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, बेसिक साइंस को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वह बड़ा मायने रखता है। सीबीटी 2 में आप जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 के सेक्शन ए में आपका ये आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। यहां पर 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 40 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और उसको लेकर एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है, बहुत टफ होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि जितना सोचा जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर आप चाह लें, आप ठान लें, तो जरूर आपसे बनेगा और आप सफल भी हो जाएंगे। आइए सर, एलपी में आईटीआई वाला हूं, आईटीआई वाला क्यों रह जाते हैं? देखिए, एलपी में आईटीआई के छात्र इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि आईटीआई के छात्र ट्रेड थ्योरी पे उतनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमने डिग्री तो ले लिया, अब हमें पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। तो जितनी मात्रा में आईटीआई वाले छात्रों को अपने टेक्निकल स्किल्स को, खास करके अपने ट्रेड थ्योरी को मजबूत करना था, कमांड करना था, वो वैसा नहीं कर पाते और वो बोर फील करते हैं कि भाई इतनी पढ़ाई है, इतना सब कुछ है, कैसे करेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। 3 ही चैप्टर हमको पढ़ाइए, 3 ही चैप्टर में हम निकल जाए, ऐसा जो जादू टेबलेट या फिर एंटीबायोटिक के जुगाड़ में बच्चे रहते हैं, उस कारण से ये परेशानी होती है। और बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे थोड़ा सा टेक्निकली साउंड भी होता है। ठीक है, चलिए अब ऐसा है, ये क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। अगला प्रश्न आइए, 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक वेस्टर्न जल गई है, यानी आपका एक जो है ना हमारा क्या है साथियों, वाइंडिंग। वेस्टर्न आप किसे कहते हैं? वाइंडिंग को कहते हैं, क्वाइल को कहते हैं। तो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर का क्या हो गया है, खास करके कैसा ट्रांसफार्मर है? डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर। कैसा है जी? ये सिर्फ और सिर्फ होता है कहां? डेल्टा डेल्टा में होता है। तो जब मेरी डेल्टा डेल्टा का एक क्वाइल जल गया तो ये कैसा बन जाएगा? ये ओपन डेल्टा बन जाएगा। इस ओपन डेल्टा को हम क्या कहते हैं? देखिए तो इसकी आकृति भी के जैसी है, इसे V2V कनेक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? V2V कनेक्शन भी ट्रांसफार्मर का कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप ये मत समझिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ओपन डेल्टा होने से ये हमें फायदा होता है कि हमारी लोड डिस्कनेक्ट नहीं होती है। हम सप्लाई की कंटिन्यूटी को जरूर मेंटेन कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम पूरे लोड को सप्लाई नहीं दे सकते। 1/√3 टाइम्स हमारी लोड का जो सप्लाई का असेसमेंट है, सप्लाई देने की हमारी कैपेबिलिटी है, वो 1/√3 टाइम्स मिनिमाइज हो जाती हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 57.7% आता है। कितना आता है? 57.7%। राउंड ऑफ करते हैं तो हम इसे 58% बोल दिया करते हैं। क्या करते हैं साहब? राउंड ऑफ करते हैं तो क्या बोलते हैं? 58% हम बोल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओपन डेल्टा 57.7%, 1/√3 आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट दिस मैग्नीट्यूड। और ये आपके टोटल लोड का 58% को शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि टोटल लोड को ही डिसकनेक्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चों ने जवाब दिया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ें, 47, वो देखते हैं क्या है, जल्दी बताइए। कहना 3 फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? साहब 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपका, आप जानते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो मेरी 3 फेज की पावर होती है वो क्या होती है? 3VI cos phi। क्या होती है? आपका 3 फेज का पावर 3VI cos phi होती है। ये बातें तो हमें मालूम चल गया, लेकिन फुल लोड करंट के लिए आपको सूत्र निकालना है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं अब नहीं बताने वाला हूं। आप लोगों से मैं जवाब चाहता हूं, मुझे जवाब चाहिए।
जवाब दीजिए साथियों आप लोग, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या लिखेंगे आप? ये तो मैंने लिख दिया साहब फेज के लिए, लेकिन जब लाइन के टर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 VI cos phi हो जाएगा, है कि नहीं है? ये वाला फेज के रिस्पेक्ट में है। आइए अगर हम लाइन के टर्म में जाएं तो निश्चित रूप से हमारी मान परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, टोटल KVA इंटू 1000 बटा √3 इंटू V। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा कितने लोग सी के साथ जा रहे हैं? KVA गुना 1000 बटा √3, ठीक है। आपको आई ना कह रहा है, कैसे होगा? बहुत आसानी से आप कर लेंगे, इसमें सोचने वाली बात ही कहाँ है। √3 इंटू भी तो हो ही जाएगा, नीचे आ गया। अब बाकी KVA इंटू cos phi, बात सेम। आफ्टर दैट ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथियों। 15 KVA का ट्रांसफार्मर है। KVA रेटिंग जब हमारी दी रहती है ना, तो वैसा ही होगा। 15 KVA का ट्रांसफार्मर है, 1100 वोल्ट बाय 220 वोल्ट का हमारे क्या है रेटिंग है। 50 हर्ट्ज की रेटिंग का परिणाम प्राप्त हुआ है। इनपुट आपका 252 वाट है और फुल लोड आपका कितने पर 0.8 pf पे चल रहा है। आपको कह रहा है इफिशियंसी बताइए। कैसे निकालेंगे आप इफिशियंसी? ये क्वेश्चन है और ये आपको बनाना है। निकालिए जरा इफिशियंसी आप लोग इस प्रश्न का। मैं देखता हूं कितने छात्र बना पाते हैं। असाइनमेंट के रूप में आप पर छोड़ रहा हूं। सभी छात्र इस क्वेश्चन को असाइनमेंट के रूप में लीजिए। यह क्वेश्चन आप लोगों को ही बनाना है। बाकी हम कल तो बताएंगे ही आपको, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को जानबूझकर नहीं बताएंगे साथियों। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर कर लेंगे। मैं डाटा बता रहा हूं। आपकी जो इनपुट पावर है PI, वह दे दिया है 252 वाट। आपको पावर फैक्टर भी दे दिया है कितना, 0.8 दे दिया है। आप जानते हैं हम किलोवाट बाय KVA करते हैं तो ये मेरी क्या होती हैं, पावर फैक्टर के बराबर होती हैं। अब आप क्या करेंगे, इस किलोवाट को जब KVA में बदलना चाहेंगे तो क्या करना होगा आपको? आप यहाँ से KVA जो आउटपुट का है वो निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है, PF इंटू KVA बराबर किलोवाट। तो KVA बराबर क्या होगा, किलोवाट बाय, बताइए जल्दी से। KVA इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब? यहां से देखिए तो मैथमेटिकली हम ऐसा करते हैं ना, KVA इंटू PF बराबर किलोवाट। अब यहां से KVA क्या हो जाएगा, किलोवाट बाय पावर फैक्टर। समझ गए? तो KVA होगा किलोवाट बाय पावर फैक्टर। किलोवाट आपका कितना दिया हुआ है, यहां देखिए तो किलोवाट तो हमारा है वाट में, तो 252 यानी 252 बाय 0.8 करिए। यहां से आप KVA निकाल लीजिए। वह KVA आपका किसका होगा, स्वाभाविक रूप से साहब इनपुट का होगा। टोटल KVA कितना दिया है, 15। तो आपको आउटपुट का KVA भी पता चल गया, इनपुट का KVA भी पता चल गया। अब आपको करनी क्या है, इफिशियंसी निकालनी है। अब आप लोगों को ही करना है। चलिए बन जाएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है, बन जाएगा, अच्छी बात है। मैं इस प्रश्न को कल की क्लास में आपसे पूछूंगा। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, आपको करना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है इंटरनेशनल हमारी क्या है, धारा रेटिंग जो है वो हाई है और आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है। 100 एम्पियर बाय 5 एम्पियर के धारा ट्रांसफार्मर को ऊर्जा मीटर से जोड़ा गया है। इसके लिए गुणक कारक क्या होगा? तो साथियों उसका जो गुणक कारक होता है वह बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है, हमारी प्राइमरी बाय सेकेंडरी की करंट, यानी I1 बाय I2। I1 आपका 100 है ही, I2 आपका 5 है ही। 20 मिल गया कि नहीं मिल गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल सुनील कुमार जी, निश्चित रूप से बालक ने सही जवाब दिया है। KVA गुना cos phi बटा KVA इंटू cos phi प्लस आयरन प्लस कॉपर लॉस। स्वाभाविक सी बात है, सब लोगों को यह मालूम होना चाहिए। इफिशियंसी क्या होता है, KVA इंटू cos phi। अब बाय क्या कर देंगे, KVA इंटू cos phi, ठीक है।
आप प्लस आपका क्या हो जाएगा, पीआई प्लस पीसीयू। तो आप यही फॉर्मूला आपको लगाना है उस वाले क्वेश्चन में। मैं जानबूझ करके छोड़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी हम कल तो बताएंगे ही इसकी स्थिति को देख करके कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट दैट विल बी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट पावर इनपुट 252 वाट ऑफ द 0.8। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं अगर कोई आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा है तो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 150वां, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा। साथियों, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में E1 बराबर 4.44 स्वाभाविक है फाइव एफ N1 होगा, और आपकी सेकेंडरी के लिए E2 4.44 हमारा फाइव एफ N2 होगा। ये हमारी क्या है साहब, ईएमएफ इक्वेशन है। जरा देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। 4.44 एफ N1 फाइव, 4.44 N1 BM A, बिल्कुल 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 सही है। फाइव ही क्या होता है, BM इंटू ए के बराबर होता है। हम इसी को आराम से लिख सकते हैं दोनों केस में 4.44। फाइव को यहां से हटाइए, क्या हो जाएगा, F हमारी N2 BM इंटू ए, यह भी हो जाएगा 4.44 F N2 फाइव, ये भी हो जाएगा। यानी यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यानी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है साथियों, सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है निश्चित रूप से। तो 150 क्वेश्चन मुझे करवाने थे ट्रांसफार्मर में। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भेज दिया हुआ है, आप जरूर वहां से ले सकते हैं। कल जो आपका 148वां क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैं आप सभी लोगों से उस क्वेश्चन का आंसर मैं जानना चाहूंगा। उस क्वेश्चन को आपने किया है या नहीं किया है वो मैं जानना चाहूंगा, और कल मैं उस क्वेश्चन को तो बताऊंगा ही। अब बाकी हम कल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है विशेष रूप से साथियों असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी परीक्षा को समर्पित, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ताकि आप उसका भी आनंद ले सकें, उसको भी देख सकें कि क्या परिस्थितियां वहां पर हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, जी जान से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, बाकी रेलवे की जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं वो भी ऑनलाइन में चल रही हैं। असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए स्पेशली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 75 क्वेश्चन का, कितने का साहब, 75 क्वेश्चन का ये टेस्ट आपका ऑफलाइन में 8 AM में हमारे भिखना पहाड़ी बाजार समिति और किसान कोल्ड स्टोरेज तीनों सेंटर पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का आपका टेस्ट होता है 75 क्वेश्चन का। और उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, डिस्कशन भी साथियों सैटरडे को ही 1 बजे से इसी चैनल पर हम करवाते हैं 75 क्वेश्चन का। ऑनलाइन में आप जुड़ना चाहेंगे 20 सेट का बाइलिंगुअल क्वेश्चन, अनलिमिटेड टाइम आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं, उपलब्ध है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। तो ये सारी जानकारी हमारी है जिसके माध्यम से आप जुड़ करके और हमसे आगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए आप निश्चित रूप से तैयारी को मजबूती दे सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंडे से करेंगे किस चीज को, मंडे से करेंगे डीसी मशीन को। ठीक है, और जो होमवर्क है याद रखना है सारे बच्चे सबको बनाना है 148वां क्वेश्चन। ओके, थैंक यू साथियों।